अमेरिका ने एक बार फिर से यमन पर बड़ा हमला किया है और आगे बढ़ने से बता दूं पहले ही कि लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, लेकिन हूतीज हमले के बाद भी अपने आप को बचा नहीं रहे हैं और ना बैकफुट पर जा रहे हैं, बल्कि वो क्लियर कह रहे हैं कि गाज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे और हम जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे। एक बार फिर से अमेरिका ने ख़तरनाक हवाई हमला किया और रॉकेट फायर किया। सीधा समझ लीजिए कि युद्धपोत से रॉकेट फायर किए हैं यमन के कई इलाकों में। पहले अमेरिका का ये अटैक देखिए। मेरे दोस्तों, ये अमेरिका ने वीडियो जारी किया जिसमें उसने दिखाया कि किस तरह से उसने यमन को निशाना बनाया। यमन के हूथीज़ के कई इलाके में दिन में भी हमले हुए हैं, जिसमें हूथीज़ के इलाकों में धमाके नज़र आए हैं। الضرب الحين حتى العدو يرجع، الضرب الحين يرجع. الآن ضرب يرجع حتى العدو. मुस्लिम देश तो इजराइल और अमेरिका के आगे झुकने को तैयार हैं, लेकिन एक कमज़ोर यमन के कमज़ोर लड़ाकू जो बहुत ज़्यादा नहीं है, उस बेसिस पे कह रहा हूं कमज़ोर, वरना अल्लाह की ताकत तो उन्हीं के साथ नज़र आ रही है। मेरे दोस्तों, पिछले कुछ ही दिनों में 300 बार बरतानिया और अमेरिका मिलकर हूतीज़ पर हमला कर चुके हैं, लेकिन हूतीज़ पीछे नहीं हट रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड खबर है। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, यमन पर जितना हमला कर रहे हैं, यमन और मजबूत हो रहा है। यमन के हूथीज़ ने अब इटली को धमकी दी है कि अगर अमेरिका के इस संगठन को जो हमारे खिलाफ बनाया गया है लाल सागर में, अगर इटली ने इसको ज्वाइन किया तो हम सीधा इटली पर हमला करेंगे। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक कमेटी बना दी है जो ये जांच करेगी कि हमास और यूएनआरडब्ल्यूए के बीच कोई दोस्ती, कोई रिश्ता था कि नहीं। और ये जो संगठन इंक्वायरी कमेटी बनाई है, उसके जो चीफ हैं फॉर्मर फ्रेंच विदेश मंत्री को बनाया गया है। अब आपको एक और बड़ी खबर बताता हूं, 540 इजराइल के सैनिक फ्रेंडली फायर में घायल हुए हैं। फ्रेंडली फायर बोले तो आपस में ही गलती से एक दूसरे को गोली मार देना। उधर मेरे दोस्तों, आज भी पिछले कई दिनों से दिखा रहा हूं कि इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और यहूदियों की मांग है कि जल्द से जल्द हॉस्टेज की डील हो, हमारे लोगों को वापस लाया जाए। सुनिए। אני יודעת, אבל כנראה צריך עוד יותר, ואני לא זוז מפה, כי אם אני יכולתי לשבת 55 יום בעזה, אז אני יכולה לשבת גם פה. ואם חבר שלי וחברים שלי יושבים 120 יום בעזה, אז אני יכולה לשבת פה ולחזור קצת, לא יקרה לכם כלום לחכות. उधर लेबनान के विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि इजराइल की खतरनाक बमबारी की वजह से अब तक 1 लाख लोगों को अपने इलाकों को, घरों को छोड़ना पड़ चुका है। ब्रिटेन में मौजूद फिलिस्तीन के एम्बेसडर ने एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटेन में ही कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना कोई फिलिस्तीन के लिए गिफ्ट और नई बात नहीं है, ये उनका हक है जो उनको दिया जाएगा। We said that was significant, especially the part that this is the first UK Foreign Secretary that says that recognition should not be an outcome of a negotiation process, but could be an entry point to it, therefore removing this 30-year-old veto power to Israel, the oppressor, the occupier, to allow for recognition of the state of Palestine. So now the recognition is a unilateral act
and the bilateral matter between Palestine and Britain, not a trilateral act. It does not involve Israel. And we said that we need action, not words. So what are they waiting for? Recognition is long overdue, long overdue. It's a Palestinian right. This is not a gift. And it's a British historic, moral, political and legal responsibility, given that it was Lord Balfour, a lord before Lord Campbell. उधर इजराइल की आर्मी ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रेड करी और कईयों को घायल करते हुए 20 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि रफ़ा और यानी जो इजिप्ट का रास्ता है और गाज़ा का जो बॉर्डर है, इजराइल उसको बंद करके उस कॉरिडोर को, उस रास्ते को कहीं और लेकर जाना चाहता है, जो सरासर गलत है। और दोस्तों इसके पीछे मकसद ये है कि वो बॉर्डर बंद कर देगा, गाज़ा और इजिप्ट का बॉर्डर बंद कर देगा और फिर वो जो रास्ता है वो अपने इलाके में लेके चला आएगा कि भाई अगर आपको जाना होगा गाज़ा और इजिप्ट का रास्ता हम अपनी तरफ से खोलेंगे। तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि इजराइल की नीयत ख़राब है। सुनिए। تحاول إسرائيل نقل معبر رفح إلى مكان آخر. نقول معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني، ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر. حتى وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأن مصري فلسطيني وسوف نعيد فتحه إن أغلق. उधर बाइडन ने बयान दिया है कि हमने ईरान के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक्स की हैं यमन, सीरिया, इराक में, वो काफ़ी कामयाब हुई हैं और उसका असर देखने को मिल रहा है। Are the strikes working, Mr. President? Are the airstrikes working? Yes. इधर बाइडन ये कह रहे हैं कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसी बीच 3 बार और इराक के अंदर अमेरिकी बेस पर हमले हो गए। जी हाँ, लगभग 17 अक्टूबर से अब तक 179 बार अमेरिका के बेसिस पर सीरिया और इराक में हमले हो चुके हैं। अब अमेरिका कुछ भी कहता रहे, लेकिन भाई साहब हाल बड़ा बुरा है अमेरिका का। इराक और सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक करने के बाद चाइना ने ही सबसे पहले निंदा की है अमेरिका की और कहा कि हम इसके खिलाफ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए दूसरे देश के अंदर घुसकर उस पर हमला करके उसे परेशान किया जा रहा है। हम सख्त इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो। अमेरिका के लिए ये ज़ोरदार तमाचा है। यूएन ने ख़तरे का घंटा बजा दिया है, कह दिया है कि प्यास से अब फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लोग मारे जाएंगे। गाज़ा को 2 करोड़ लीटर पानी दिया जा चुका है, लेकिन वो फिर भी कम है। उधर गाज़ा में मौत के आंकड़े बढ़कर 27,478 हो चुके हैं और ये मौत के आंकड़े हमारे हाथ में नहीं हैं। अल्लाह करे ये मौत के आंकड़े रुके जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमास के लीडर का बयान आ चुका है, इजराइल इसको अड़ियल बता रहा है। दोस्तों इस वक्त इजराइल तो तैयार हो गया है सीज़ फायर करने को, लेकिन हमास नहीं मान रहा है। हमास की अपनी वजह है, अपनी शर्तें हैं। हमास का ये कहना है कि ये जो सीज़ फायर हो परमानेंट होना चाहिए और गज़ा से इजराइल के एक एक सैनिक को निकलना होगा, तभी सीज़ फायर होगा। सुनिए हमास के लीडर को। Simply, it's a very important and principal issue. We insist to have a complete ceasefire, a complete withdrawal from Gaza, and the lift of the siege on Gaza. The Israelis insist against that all. They want to continue their military attacks against Gaza. They don't want to have a ceasefire, and also they want to keep the siege on Gaza. I think this is the main difference. This is why the mediators are working to achieve a kind of agreement and arrangement which, from our point of view, must guarantee all what we are asking for. Well, we have declared from day number 1 we want all the Palestinian prisoners in the Israeli jails, and this will happen at the end, inshallah ta'ala. Well, I think the Israelis understand more than anyone else that they did not succeed in Gaza, and they failed, in fact, facing the resistance in Gaza. They just want to say some words which can protect them, some of their pride. उधर मेरे दोस्तों अरब देशों पर भरोसा करने की गलती ना करिएगा, बिल्कुल नहीं।
मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन एक बार फिर से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। आगे क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीर आपके सामने। मेरे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल भरोसे लायक जैसे नहीं है, वैसे ही ये खास कुछ अरब देश हैं जिनकी सरकार पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। यही कहूँगा कि आप इन पर एतमाद ना करें। साथ ही बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस और हमारे डेटा को कॉपी करते हैं, फेसबुक पर फेक पेज बना रहे हैं। बहुत सारे फर्जी अकाउंट हैं फेक नाम से, हमारे ही नाम से, आसान ज़बान से बता देता हूँ आपको, हमारे ही नाम से बहुत सारे फेसबुक पर फेक पेज बना रखे हैं। रज़ाग्राफ़ी ऑफिशियल डॉट करके थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, डॉट वोट लगा के, अंडरस्कोर लगा के, और सीधे साधे हमारे देखने वाले बेवकूफ़ बनते हैं। ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। हमने कई सारी कम्युनिटी गाइडलाइन मारकर कई सारे यूट्यूब चैनल को डिसेबल कर दिया है और कई सारे चैनलों को डिलीट भी करवा दिया है। फेसबुक पेज पर भी हमने 11 पेज डिलीट करवाए हैं और कई सारों को नोटिस जारी किया है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कभी हम कहते कि आप हमारी वीडियो डाल नहीं सकते। आप रज़ाग्राफ़ी फ़ैन पेज लिखकर या किसी और नाम से या हमारे ही नाम को इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से नाम रख के पेज बना सकते हैं जिसको देखकर कोई ये ना कहे कि ये ओरिजिनल पेज है। क्योंकि अगर आप हमारी आइडेंटिटी छीनोगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने बिहार के एक लड़के को एक्सपोज किया था कि फेसबुक पर रज़ाग्राफ़ी नाम से पेज बनाकर 13,000 लाइक्स कमाकर अपना पेटीएम स्कैनर देके लोगों से 10-10, 20-20 रुपये मांग रहा था। अब बताइए इससे किसकी इमेज खराब हो रही है? हमारी। यहाँ पर तो गुस्सा आएगा ही। दूसरी बात यह है कि वो ठगी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर कोई हम तक पहुँचना चाहता है, हम तक कोई अपना दर्द, कोई खबर पहुँचाना चाहता है, तो वो गलत लोगों से कांटेक्ट करते हैं। इसलिए कभी भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, कभी भी आपका चैनल खतरे में नहीं पड़ेगा अगर आप हमारी वीडियो पोस्ट करते हुए हमारे ओरिजिनल पेज को या हमको मेंशन कर देते हैं कि ओरिजिनल पेज ये है। वरना भाई सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। साथ में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि रज़ा भाई, हम जो हैं फ़िलिस्तीन को डायरेक्ट डोनेशन देना चाहते हैं, फ़िलिस्तीन को सीधा मदद पहुंचाना चाहते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा सोर्स दूंगा जो एक्चुअल होगा और आपका अगर 1 रुपया भी जाएगा वो सीधा फ़िलिस्तीन जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद फ़िलिस्तीन की एम्बेसी में फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर से मेरे खुद के दोस्त, मेरी खुद की एक टीम जाकर मिलती है, लगातार उनको मदद पहुंचा रही है। मेरा दोस्त है एक, उसके खुद की एक फाउंडेशन है, आपकी स्क्रीन पर उनकी ये तस्वीरें हैं। इनकी संस्था है ह्यूमन एड फाउंडेशन, बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं खुद इसकी गारंटी लेता हूँ। ह्यूमन एड फाउंडेशन की मेरी खुद की गारंटी है, अगर आप 1 रुपया भी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह जा रहा होगा। और मैंने खुद वेरीफाई किया है, मैं खुद इनके साथ लिंक में हूँ। आपके सामने ये इनका बारकोड है और बराबर में इनके अकाउंट्स की तमाम डिटेल है। आप सीधा जो भी फ़िलिस्तीन को मदद देना चाहते हैं, आप इस अकाउंट पर, इस स्कैनर पर पैसे भेज सकते हैं। अपनी जो भी आप मोहल्ले में इकट्ठा करके, 4 लोगों को इकट्ठा करके अपनी मस्जिद में भले ही टोपी घुमाकर लोगों से फ़िलिस्तीन के नाम पर चंदा लेकर डायरेक्ट फ़िलिस्तीन तक पहुंचा सकते हैं। इस बात की मेरी खुद में जिम्मेदारी है कि आपका पैसा सही जगह जाए। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। और मैंने बहुत बड़ी जानकारी दी है इस रिपोर्ट में, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।